हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी की। इससे पहले हमने बात की थी एसिड अटैक विक्टिम्स की, और उससे पहले बात की थी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो केवीएस एनवीएस और टायर 2 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो मैंने डिसेबिलिटीज़ का नाम लिया है उनको देख सकते हैं। और केवीएस एनवीएस टायर 2 से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड स्पेशल एजुकेटर की आप और भी वीडियोस हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो कॉमन पार्ट है उसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ, जिसमें डिसेबिलिटी वाला पोर्शन ऐसा है जो आपकी टीजीटी और पीआरटी दोनों ही लेवल्स में आ रहा है। तो मेरी कोशिश है कि इसको कवर किया जाए पहले, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पार्ट को, क्योंकि उसकी जो आपने तैयारी की है सी टेट लेवल सेकंड में, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसकी तैयारी आप कर चुके हैं। उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हालांकि मैं कुछ वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूँगा, लेकिन जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक वाला पार्ट है उसका मुझे कुछ बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास नोट्स नहीं है, कुछ ने तो रेगुलर क्लासेस भी नहीं ली हैं। तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि टायर 1 तो पास कर जाएंगे, लेकिन अभी टायर 2 पूरी तरीके से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप जो है 3x जो है इंटरव्यू के लिए, जो आपको बताइए कि 3x बच्चे चुने जाने हैं, उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरेब्रल पाल्सी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसको अच्छे से कवर करेंगे हम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिल जाते हैं। डी ट्रिपल एस की भी जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी एक दो क्वेश्चन जो है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक वाले पार्ट में मिल जाता है, और एक दो नहीं, ज़्यादा भी मिल जाते हैं। ठीक है, टीजीटी लेवल पे तो सेरेब्रल पाल्सी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो पीडीएफ है ये भी काफ़ी डिटेल्ड है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ऑटिज्म वाली पीडीएफ थी वो काफ़ी डिटेल थी, जिसमें 60-65 पेज थी। उसको मैंने बताया था आपको कि ये जो 60-65 पेज है उसको आपको कैसे पढ़ना है। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मान लीजिए अगर आपने कहीं से भी, जैसे कोई नोट्स आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनआईओएस के हों या फिर किसी ओपन सोर्स अगर बुक अवेलेबल है इंटरनेट पे, उससे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि उसमें से क्या पढ़ना है, क्या आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऑटिज्म वाले नोट्स जो है 65 पेज की थे, और उसमें से एक चीज़ बताई थी मैंने कि जिन बच्चों ने एएसडी ब्रांच से अपनी डीएड की है तो उनके लिए तो वो बहुत ज़रूरी है 65 पेज भी पढ़ना। लेकिन किसी ने अगर आईडी से की है, एचआई से की है और वीआई से की है, तो उनके लिए उनको केवल एक ओवरव्यू लेना है जो है ऑटिज्म का, जिसमें उसमें कौन से लक्षण होते हैं ऑटिज्म के, क्या परिभाषाएं होती है, मैनेजमेंट कैसा होता है, टाइप्स कौन से होते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर बाकी स्ट्रीम्स वाले बच्चे अगर जान लेंगे, जैसे एचआई एमआर, और ये जान लेंगे, तो वो उनके लिए एग्जाम में काफ़ी होगा। क्योंकि ये पूरी तरीके से उसमें लिखा भी हुआ है सिलेबस में कि आरसीआई रिलेटेड जो आपने किया है, जो भी डिप्लोमा डिग्री की है आपने, उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके मान लीजिए डेस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन आएंगे पार्ट 4 में, जैसे लिखा हुआ है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है कि उसी डिसेबिलिटी से आए जिससे आपने आरसीआई से जो है डिप्लोमा डिग्री किया है। हो सकता है नहीं, ये मैं श्योर हूँ कि उसी से आएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक में, जिसमें 3 पार्ट है आपके, उसमें से कॉमन आएगा, उसमें से सारे डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये अभी तक एग्जाम का पैटर्न जो मुझे समझ में आया, हालांकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है इतना कि मतलब जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक वाला पार्ट है उसमें से जो चौथा वाला पार्ट है जिसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक आरसीआई वाला लिखा हुआ, उन्होंने केवल आरसीआई के क्वेश्चन तो उनमें देंगे ही देंगे। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें सिलेबस में मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, तो उसमें वो सारी डिसेबिलिटीज़ का देंगे। जहाँ तक है ओवरव्यू यही है इस एग्जाम का। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं सेरेब्रल पाल्सी से। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपको एक जो है मैं सारे एस्पेक्ट जो है सेरेब्रल पाल्सी के वो कवर करा दूं, और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि मैं थ्योरी ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, और आपने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया कि एमसीक्यूज़ लिखे आइए, तो एमसीक्यूज़ भी मैंने इसमें 3-4 डाल दिए हैं। क्योंकि लाइव क्लास नहीं है इसलिए मैं केवल उनका आंसर्स आपको बता दूंगा या फिर आपसे पूछ लूँगा। तो शुरू करते हैं सेरेब्रल पाल्सी का। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ब्रेन है। ठीक है, और ये ब्रेन के एरियाज हैं। यहाँ पर आप साइन देखेंगे, फ्रंटल लोब कौन सी है, ये वाली जो है ये फ्रंटल लोब है आपकी। ठीक है, ये फ्रंटल लोब। अच्छा, इसमें पेरेंटल लोब कौन कौन सी है, पेरेंटल लोब, तो इसमें ये वाली जो है पेरेंटल लोब है। ठीक है,
ये वाली, ये यहाँ से, ठीक है। और आपकी टेम्पोरल लोब कौन सी है, टेम्पोरल वाली ये है, ये। और ऑक्यूपिटल लोब्स कौन सी है, वो ये है, ये वाली। और सेरेब्लम ये। अब यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इनकी फंक्शन भी दी हुई है। जो आपकी फ्रंटल लोब है वो क्या कंट्रोल कर रही है, आपके मोटर कंट्रोल, यानी कि जो आपके चलने फिरने के कौशल है वो कौन कंट्रोल कर रही है, मोटर, जो जो आपकी फ्रंटल लोब है, ठीक है। और कौन कौन सी कर रही है वो, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी फ्रंटल लोब से होता है, ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। स्पीच भी यहीं से आती है, स्मेल भी यहीं से आप महसूस करते हैं, ठीक है। हियरिंग को अफेक्ट करती है आपकी टेम्पोरल लोब, ये आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कान आपकी जुड़े हुए होते हैं, तो ये टेम्पोरल लोब है। ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में भी वो करती है, हेल्प करती है। और सेरेब्रम का जो पार्ट है, सेरेब्रम का जो पार्ट है वो भी आपके फंक्शनल होता है, यानी कि गामक होता है, जिसमें आप देखेंगे सेरेब्रम से, यहाँ पे हम जब टाइप्स पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी के, तो काफ़ी सारी जो टाइप्स में आप देखेंगे, इस नाम को दोबारा देखेंगे सेरेब्रम को, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। तो ये मैं आपको ब्रेन का इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के जब हम पढ़ते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन के इनमें से किसी भी फंक्शन में, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कमी आती है तो उसके कारण हो जाती है आपकी सेरेब्रल पाल्सी। डिटेल में हम अगर यहाँ पे परिभाषा देखें तो सेरेब्रल पाल्सी एक मोटर क्रिया संबंधी विकार है। मोटर क्रिया संबंधी मतलब चलने फिरने वाला, ठीक है, संबंधी विकार है जो मस्तिष्क की स्थायी एवं गैर प्रगतिशील मतलब नॉन डेवलपमेंटल, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैर प्रगतिशील मतलब नॉन डेवलपमेंटल, जो मस्तिष्क की स्थायी मतलब परमानेंट एवं नॉन डेवलपमेंटल क्षति के कारण होता है, ठीक है। जो मस्तिष्क में ऐसी क्षति हो जाती है जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता, उसके कारण क्या होता है आपका सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पे अर्थ समझे तो सेरेब्रल शब्द जो है आपका लैटिन भाषा के सेरेब्रम से लिया गया है, जिसका अर्थ मस्तिष्क है, ठीक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन आपका अफेक्ट होता है। पाल्सी शब्द ग्रीक भाषा के परे और लाइसिस यानी कि ढीलापन से लिया गया है, जिसका अर्थ मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी जन्मजात या अर्जित हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, आपकी हेरिडिटी से भी आ सकती है, और अर्जित मतलब चोट के कारण भी हो सकती है, तथा यह जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद दिखाई देती है, ठीक है। प्रीनेटल और न्यूनेटल दोनों स्टेज पे दिखाई देती है। यह एक असाध्य एवं जीवन भर रहने वाली स्थिति है, जीवन भर रहने वाली है, लाइफ लॉन्ग रहने वाली स्थिति है। हालांकि इसमें मस्तिष्क की क्षति समय के साथ बढ़ती नहीं है, ठीक है। जो मस्तिष्क की क्षति होती है वो समय के साथ नहीं बढ़ती है, यह संक्रामक नहीं होती, संक्रामक मतलब ये फैलती नहीं है व्यक्ति से व्यक्ति में, और व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य की बजाय शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करती है, यानी कि जो भी आप बॉडी फंक्शन करते हैं उनको प्रभावित करती है। आंकड़ों के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त हर 3 में से 1 बच्चा चल नहीं पाता है, और हर 4 में से 1 बच्चा बोल नहीं पाता है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संतुलन, बैलेंस, मुद्रा, पोस्चर और गति यानी स्पीड प्रभावित होती है। इसमें स्पेस्टिसिटी, मांसपेशियों में जकड़न, कठोरता, कमजोर मसल टोन और मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी देखी जाती है। अनैच्छिक, अनियंत्रित, झटकेदार एवं कांपने वाली गतिविधियां, अगर आपने ढंग से किसी सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को या बच्चे को देखा होगा अपने ट्रेनिंग डेज में, तो आपको सब याद आ रहा होगा। अनियंत्रित, झटकेदार एवं कांपने वाली गतिविधियां, असामान्य तनाव तथा चिड़चिड़ापन भी पाया जा सकता है। स्थूल एवं सूक्ष्म मोटर कौशल, स्थूल मतलब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स, और जो सूक्ष्म मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, चलने, निगलने और खाने में कठिनाई होती है। शरीर की मुद्रा, गर्दन के नियंत्रण और संतुलन से संबंधित समस्याएं भी आम हैं। इसके साथ साथ दृष्टि एवं वाणी में बाधा, असामान्य संवेदना एवं अनुभूति, एकाग्रता की कमी तथा संज्ञानात्मक कमी यानी कि जो आपकी कॉग्निटिव जो है कमी भी देखी जा सकती है। यानी कि आप कभी कभी देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चा ग्रस्त है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से भी ग्रस्त हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका संज्ञान भी प्रभावित होता है, मेंटल एबिलिटी भी आपकी प्रभावित होती है।
अनुभूति यानी इमोशनल वो होते हैं आपके संवेग भी इसमें प्रभावित होते हैं। दृष्टि एवं वाणी में बाधा होती है, वो बच्चे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, चीज़ों को बोल नहीं पाते, ठीक है। और असामान्य संवेदना यानी कि जो एक्सट्रीम उनकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये अनुभूतियाँ होती हैं, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके कारण क्या होते हैं। कॉजेज, प्रसव के दौरान मस्तिष्क भी क्षति हो सकती है। समय से पहले जन्मे शिशु में ऑक्सीजन की कमी एवं अन्य चिकित्सीय समस्या का खतरा अधिक होता है प्रसव के दौरान, ठीक है। प्रसव के दौरान भी मस्तिष्क क्षति हो सकती है, यानी कि बच्चा अब जो है गर्भावस्था में नहीं है, प्रसव के दौरान भी मस्तिष्क में क्षति हो सकती है। समय से पहले जन्मे शिशु यानी कोई 9 महीने का टाइम उसने पूरा नहीं किया, में ऑक्सीजन की कमी एवं अन्य चिकित्सीय समस्याओं का खतरा अधिक होता है। शैशव या प्रारंभिक बाल्यावस्था में दुर्घटना या गंभीर संक्रमण भी मस्तिष्क क्षति एवं सेरेब्रल पाल्सी का कारण बन सकता है। शैशव या प्रारंभिक बाल्यावस्था में दुर्घटना या गंभीर संक्रमण, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि जन्म पूर्व और जन्म बाद दोनों प्रकार से हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार 4 समूह में सेरेब्रल पाल्सी का खतरा अधिक होता है। पुरुषों में, जो लड़कों में सेरेब्रल पाल्सी का खतरा अधिक होता है बजाय लड़कियों के। समय से पहले जन्मे शिशु, इनमें सेरेब्रल पाल्सी की दर अधिक होती है, ठीक है। जो बच्चे 7-8 महीने में जन्म जाते हैं उनमें सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना अधिक होती है। जब आप केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री आप सबने ली होगी, ठीक है, जिन्होंने रेगुलर अपनी डीएड बीएड की है, तो अगर किसी बच्चे पे काम किया होगा तो केस हिस्ट्री ली होगी। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आप यही सवाल पूछते हैं माता पिता से या जो आपको जानकारी दे रहे हैं उनसे कि बच्चे का जन्म जो है वो प्रीमेच्योर हुआ था क्या, या फिर पूरी अवस्था उसने ली थी, यानी कि 9 महीने में हो गया था या फिर 9 महीने से पहले हुआ था। क्यों पूछते हैं? क्योंकि यहीं से आप कारण का पता लगाना चालू करते हैं, ठीक है। कम वजन वाले शिशु, कम जन्म वजन सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ा होता है। जुड़वा, तिड़वा एवं बहुजन्म सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त 18% बच्चे बहुजन्म से होते हैं, यानी कि जो जो आपके ट्विंस हो जाते हैं उनमें से जो है 18% बच्चे, मतलब 100 अगर सेरेब्रल पाल्सी में के मरीज हैं उनमें से 18 मरीज ऐसे होंगे जो ट्विंस पैदा हुए होंगे। सम ऑफ द पॉसिबल कॉजेज इंक्लूड, कुछ जो संभावित कारण है उनमें प्रसव के दौरान मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, इसको कहते हैं आपके एस्फिक्सिया नियोनेट्रोम, ठीक है। जीन में परिवर्तन जिनके कारण मस्तिष्क का असामान्य विकास होता है। शिशु में गंभीर पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस, आप ये केस हिस्ट्री लेते समय ये भी जानकारी करते हैं। माता में संक्रमण जैसे जर्मन खसरा और हर्पीस सिम्प्लेक्स। मस्तिष्क संपूर्ण, जब मदर की आप हेल्थ की जानकारी लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिन बच्चों ने अगर रेगुलर नहीं किया तो उनको समझ में आए कि क्या क्या करना पड़ता है। मस्तिष्क संक्रमण जैसे इन्फेंसिलाइटिस और मेनिंजाइटिस, तो ये तो नहीं थे माता के। मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव, कार दुर्घटना, गिरने या बाल शोषण के कारण सिर में चोट, ठीक है। सर्टेन फैक्टर्स पुट बेबीज एट इंक्रीज रिस्क फॉर सीपी, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो जो सीपी के रिस्क होते हैं वो बढ़ा देते हैं, जैसे कि समय से पहले जन्म और कम जन्म वजन, ठीक है, वजन उसका नॉर्मल ना हो, 2.5 किलो से कम हो। 2.5 किलो आप जानते हैं कि एक आइडियल वेट होता है शिशु का, उससे अगर कम हो तो ये एक कारण हो सकता है। कम अपगार स्कोर, अपगार स्कोर क्या होता है? आप ये वो चैनल पे वीडियो देखेंगे तो मैंने स्क्रीनिंग टूल्स दिए हैं। तो अपगार स्कोर क्या होता है? जब बेबी होता है तो उसको होने से 10 या 15 मिनट के भीतर ये जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरी कर ली जाती है, 10 या 15 मिनट के भीतर। तो उसमें आप क्या जानकारी करते हैं कि बच्चे का जेस्चर कैसा है, ठीक है, अपीयरेंस कैसा है, रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है, तो ये चीज़ें सामान्य है या नहीं। तो अगर ये स्कोर कम आता है तो जन्म के समय शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य के आकलन हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर कम आता है तो यहाँ पे जो है संभावना बढ़ जाती है कि बच्चा किसी न किसी जो है डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो सकता है। वहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमुख डिसेबिलिटी निकल के आती है। बीच प्रसव, जब शिशु के नितंब या पैर पहले बाहर आते हैं। RH असंगति, RH फैक्टर जो होते हैं, जब माँ और शिशु के रक्त का RH प्रकार मेल नहीं खाता है। गर्भावस्था के दौरान विषैले पदार्थ जैसे मिथाइल मरकरी के संपर्क में आना, विषैले पदार्थ या नशीले पदार्थ अगर माँ गर्भावस्था के दौरान ले रही है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है। अर्ली साइंस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी फॉर अर्ली इंटरवेंशन, जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसमें तो अर्ली इंटरवेंशन भी पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन। तो
अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी कि बच्चे की समस्या को आपने पहचाना और फिर उसके बाद उस पर कार्य करना चालू कर दिया, इंटरवेंशन करना चालू कर दिया। ये रेफरिंग की प्रक्रिया होती है इसमें, यानी कि संबंधित विशेषज्ञ के पास बच्चे को भेजते हैं। तमाम प्रकार होते हैं, ठीक है। तो विकास में देरी, अर्ली साइंस क्या होते हैं कि विकास में देरी, बच्चा पलटना, बैठना, रेंगना और चलना जैसे विकासात्मक चरणों तक देर से पहुंचना। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मैंने आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो आप उनको देखिएगा कि बच्चा 6 महीने में क्या करता है और 9 महीने में क्या करता है। तो अगर उनमें देरी होती है तो ये एक कारण होता है कि बच्चा अपनी एज से लेट विकास कर रहा है, ठीक है। असामान्य मांसपेशियाँ टोन, शरीर के अंग बहुत ढीले या बहुत कड़े होते हैं। असामान्य शारीरिक मुद्रा, बच्चा पहुंचने, रेंगने या हिलने डुलने में शरीर के एक हिस्से का अधिक उपयोग करता है। सम एज स्पेसिफिक साइंस कौन से होते हैं, कुछ आयु विशिष्ट वाले, जिसमें 6 माह से कम आयु के शिशु में क्या होता है कि पीठ के बल लेटे होने से उठाने पर सिर नहीं संभाल पाते। तो यहाँ से आप सब पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर वो पीठ के बल लेट रहा है तो वो सिर नहीं संभाल पा रहा। कठोर या बहुत ढीला महसूस हो सकते हैं, या तो एक्सट्रीम कठोर दिखेगा बच्चा पकड़ने पे या ढीला। उठने पर पैरों का अकड़ जाना या आपस में क्रॉस हो जाना। गोद में लेने पर पीठ और गर्दन को अत्यधिक पीछे की ओर मुड़ना, जैसे दूर धकेल रहे हो, ठीक है। 6 माह से अधिक पे कैसे साइंस दिखते हैं, पलट नहीं आते, कंट्रोल जो होता है वो उनका रोल ओवर पे नहीं होता, मतलब पलटने पे नहीं होता, पलट नहीं पाते। हाथ मुंह तक नहीं ले जा पाते। दोनों हाथों को साथ लाने में कठिनाई होती है। एक हाथ से वस्तु पकड़ते हैं और दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद रहता है। 10 माह से अधिक के आयु के शिशु में क्या होते हैं कि टेढ़े मेढ़े तरीके से रेंगते हैं। एक हाथ पैर से धक्का देना और दूसरे हाथ पैर को घसीटना। नितंबों पर घसीटते हुए जो है या घुटनों पर चलना, लेकिन चारों हाथों और पैरों पर रेंग न पाना। सहारे के बावजूद खड़े नहीं हो पाते। क्लासिफिकेशन कैसे हैं, यानी कि आप कौन कौन से कैटेगरीज में जो है सेरेब्रल पाल्सी को रखते हैं, कौन कौन सी जो है आप कैसे देखते हैं क्लासिफिकेशन कौन सा है सेरेब्रल पाल्सी का। तो यहाँ पे सेवेरिटी के बेसिस पे, गंभीरता के बेसिस पे, मूवमेंट टोन, यानी कि ये होता है आपका फिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन होता है कि मूवमेंट टोन के बेसिस पे कैसे होता है। टोपोग्राफी कहते हैं आपके बॉडी लिम्स जो अफेक्टेड होते हैं, यानी कि बॉडी के आधार पे कैसे होता है आपका क्लासिफिकेशन। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ें हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। सीवियरिटी के बेसिस पे जैसे आप आईडी में पढ़ते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 लेवल होते हैं। एक आपका वो भी होता है, बॉर्डर लाइन भी होता है, लेकिन प्रमुखता हम इन 4 लेवल्स को पढ़ते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। लेकिन यहाँ पे आप सीपी में देखेंगे तो प्रोफाउंड लेवल नहीं है, यहाँ पे क्या लेवल है, नो सीपी, NOCP, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जैसे नाम से स्पष्ट है, जो सीवियर वाला होगा वो अत्यधिक प्रभावित बच्चा होगा, ठीक है। तो माइल्ड सीपी में क्या होता है, बिना सहायता के चल या हिल सकते हैं, यानी कि उनको सहायता की जरूरत नहीं होती। दैनिक गतिविधियों में कोई विशेष सीमाएं नहीं होती, ठीक है, डेली लिविंग एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाते हैं। माता पिता को हल्के सीपी के लक्षण के बच्चे के 2 वर्ष बाद ही दिखाई देते हैं। मॉडरेट में क्या होता है, सहारे जैसे ब्रेसेस की मदद से चल या हिल सकते हैं। दैनिक गतिविधियां करने में अनुकूलन की आवश्यकता होती है, एडेप्टेशन की, मतलब कि ग्लास जो है वो उनके लिए अगर उनको पानी पीना है तो ग्लास कैसे रखा होना चाहिए, ये सब चीज़ें माता पिता जो है उनको अडेप्ट करके देते हैं, ठीक है। सीवियर सीपी, सीवियर यानी कि सबसे गंभीर। गंभीर सीपी में बच्चा अपने आप चल नहीं पाता है, ठीक है। चलने के लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। दैनिक गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और NOCP क्या होता है, NOCP means the child has a CP signs but the impairment was acquired after completion of brain development। बच्चे में सीपी जैसे लक्षण है लेकिन मस्तिष्क का विकास पूरा होने के बाद क्षति हुई है, यानी कि सीपी जैसे लक्षण आप देख पा रहे हैं बच्चे में, लेकिन उसके मस्तिष्क का विकास जब पूरा हो गया था उसके बाद क्षति हुई है उसकी, ठीक है। इसलिए उसे उस घटना के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सीपी जैसे लक्षण उत्पन्न हुए हो, ठीक है। जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या इंसेफेलोपैथी, मस्तिष्क की संरचना या कार्य को बदलने वाला रोग। अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट टोन, यानी कि फिजियोलॉजिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी ये क्या होती है, इसमें 70 से 80% केस होते हैं, वो टोटल से जो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो इसमें होते हैं स्पास्टिक में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सबसे ज़्यादा केस जो होते हैं वो कौन सी सीपी के होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के, ठीक है।
मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स की क्षति के कारण होता है। मोटर कॉर्टेक्स मतलब जो चलने फिरने वाला हिस्सा जो मैंने ऊपर दिखाया था, उसमें अगर क्षति हो जाती है तो यह उसके कारण होता है, या पिरामिडल ट्रैक्ट की क्षति से भी होता है। ठीक है, और इसको पिरामिडल सीपी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, पिरामिडल सीपी। मोटर कॉर्टेक्स मस्तिष्क के दोनों ओर पाया जाता है और पिरामिडल ट्रैक्ट दोनों ओर के मोटर कॉर्टेक्स को जोड़ते हैं। मोटर कॉर्टेक्स के दाहिने भाग की क्षति से शरीर के बाएं भाग में समस्या होती है और इसके विपरीत भी। जो क्लिनिकल टर्म्स हैं उनको आप इग्नोर ही कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल टर्म्स दिए गए हैं ये आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले, ना आए हैं अभी तक। तो केवल आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल वाली ही पार्ट्स को पढ़ना है, यही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नहीं तो सीपी के नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम क्लिनिकल टर्म्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल करता। तो हाइपरटोनिया या बढ़ी हुई मांसपेशी टोन तथा कठोर व कसी हुई मांसपेशियों द्वारा पहचाना जाता है। मांसपेशियों को ढीला न कर पाने के कारण असामान्य चाल दिखाई देती है, खाने और बोलने में कठिनाई होती है। किसकी लक्षण पढ़ रहे थे हम अभी तक हम लक्षण पढ़ रहे थे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की। अभी दूसरे टैब में आते हैं, और ये कौन से उसमें आ रहे हैं आपके क्लासिफिकेशन में, मूवमेंट टोन के। ठीक है, मूवमेंट के फिजियोलॉजी क्लासिफिकेशन के। दूसरा है आपका एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, इसको क्या होता है, कुछ सेरेब्रल पाल्सी मामलों के 10%, यानी कि 6 से 10% आप देख सकते हैं बेंसिल गैलिया और या सेरेब्रम की क्षति के कारण। सेरेब्रम अगेन जो मैंने शुरुआत में आपको पिक दिखाई थी उसमें एक पार्ट है सेरेब्रम, और वहाँ बताया था कि इसकी क्षति के कारण एक टाइप होता है, तो वो यही है आपका एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। बेंसल गेलिया स्वैच्छिक मोटर क्रियाएं और आंखों की गतिविधि को नियंत्रित करता है, सेरेब्रम संतुलन संवर्धन को नियंत्रित करता है। एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी को एक्स्ट्रा पिरामिडल माना जाता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल टेक्स्ट मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रम द्वारा संकेतित अनैच्छिक रिफ्लेक्स और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे डिस्कोनेटिक या डिस्टोनिक भी कहा जाता है। इसमें अनियंत्रित गतिविधियां प्रमुख होती है। शरीर की धीमी मरोड़दार गतिविधियां, शरीर का मुड़ना, ये इसके लक्षण दिखेंगे आपको। हाथ पैरों में झटकेदार गतिविधियां, सिर को सीधा रखने में कठिनाई, निगलने और खाने में कठिनाई, या निचले शरीर की तुलना के में ऊपरी अंगों और गर्दनों को अधिक प्रभावित करता है। यह सामान्यतः संज्ञानात्मक कमी के साथ नहीं होता है, लेकिन रोगियों को बोलने और खाने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि मेंटली वो ठीक हो सकता है, लेकिन बोलने और खाने में बच्चे को कठिनाई हो सकती है डेली लिविंग एक्टिविटीज में। एटेक्सिया सेरेब्रल पाल्सी ये क्या होता है, 5 से 10% केसेस इसके होते हैं। कुछ सेरेब्रल पाल्सी में 5 से 10% होते हैं सेरेब्रम की क्षति के कारण। ये भी सेम सेरेब्रम की क्षति के कारण होता है, और सेरेब्रम शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। एटेक्सिया शब्द का अर्थ असंयत यानी कि असंयमन होता है। मुद्रा और संतुलन से संबंधित समस्या होते हैं। संज्ञानात्मक कार्यों में कठिनाई होती है, भाषा कौशल प्रभावित होते हैं, स्वैच्छिक गतिविधियों में कंपन हो सकता है। जो बच्चे वाइब्रेट करते हैं आपने देखा होगा, तो जो उसके साथ होता है ये स्वैच्छिक गतिविधियां, यानी कि अपने आप नहीं कर सकते। अस्थिर चाल और गहराई की समस्या में कमी होती है। ठीक है, विशेषकर हाथों और उंगलियों की सूक्ष्म मोटर क्रियाओं में कठिनाई होती है। चौथा है आपका मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें 10% केसेज ये टोटल सीपी के पाए जाते हैं। मस्तिष्क के कई भाग प्रभावित होते हैं। ठीक है, केवल एक पार्ट प्रभावित नहीं होता, कई भाग प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी कहा गया है। मिश्रित लक्षण होते हैं, कुछ मांसपेशियां हाइपोटोनिक और कुछ हाइपरटोनिक होती हैं। स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों में कठिनाई होती है, और सबसे सामान्य संयोजन स्पेस्टिक के साथ एथेटाइड होता है। बॉडी लिम्स के आधार पे हम पढ़ें तो यहाँ पे मोनोप्लीजिया, इम्पोर्टेंट में टिक कर रहा हूँ आपको। मोनोप्लीजिया आपका, डायप्लीजिया, हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, ये 4 इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। एक क्वाड्रिप्लीजिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये 5 पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इसमें किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी और या फिर लिम्स फंक्शन के आधार पर। मोनोप्लीजी को क्या होता है, केवल एक अंग प्रभावित होता है, या आमतौर पर एक हाथ प्रभावित होता है या फिर पैर प्रभावित होता है। डायप्लीजिया में 2 अंग प्रभावित होते हैं, सामान्यतः पैर। ठीक है, और हेमिप्लीजिया में क्या होता है, शरीर के एक तरफ के पैर, धड़ और हाथ प्रभावित होते हैं। पैराप्लीजिया में दोनों पैर प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। पैराप्लीजिया मतलब दोनों पैर प्रभावित। ठीक है, ट्राइप्लीजिया ये 3 अंग प्रभावित होते हैं, डबल हेमे, ठीक है, छोड़ दीजिए। क्वाड्रिप्लीजिया सभी अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है, सबसे कठिन कौन सा है, क्वाड्रिप्लीजिया। इसमें पेंटाप्लीजिया, इसमें 4 अंग के साथ गर्दन और सिर का पक्षाघात, जो अक्सर खाने और सांस लेने की जटिलता के साथ होता है।
मसल टोन क्या होती है आपकी, एक हाइपरटोनिया, ये याद रखिएगा आप, हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइपरटोनिया कहते हैं मांसपेशियों का बढ़ा हुआ टोन, ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं वो आपको वृद्धि में दिखेंगी, जिसमें अंग बहुत कठोर हो जाते हैं, या स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ा होता है हाइपरटोनिया, ठीक है। और हाइपोटोनिया क्या होता है, मांसपेशियों का कम टोन, ठीक है, यानी कि मांसपेशियां आपको कम दिखेंगी वो उसमें, ठीक है, जिससे अंग ढीले और लटके हुए होते हैं, और यह नॉन स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ा होता है। तो दो इंपॉर्टेंट है इसमें, दोनों ही आप याद कर लीजिएगा, हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है इसमें, फंक्शनल क्लासिफिकेशन यूजेज ए स्टैंडर्ड स्किल्स टू असेस स्पेसिफिक एबिलिटी, जैसे आप स्क्रीन टूल्स इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा आप इसको असेस करके ये पता लगाते हैं। दीज इंक्लूड द ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको हम कहते हैं GMFCS, ग्रोस मोटर फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आप फुल फॉर्म याद करें तो इसकी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है। फॉर मोटर फंक्शनिंग, ठीक है। एक है आपकी मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको कहते हैं MACS। फॉर हैंड यूज, यानी कि हैंड यूज कैसा कर रहा है। द कम्युनिकेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, CFCS, ठीक है, ये होता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है बच्चे की, ईटिंग कैसी है और ड्रिंकिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं। और एक है आपका जो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सॉरी इसमें नहीं होता ये, CF है, CS में नहीं होता ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसमें होता है ये EDACS में, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। फॉर फीडिंग ईच ऑफ दीज स्किल्स टिपिकली यूजेज ए 5 लेवल सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी या सेरेब्रल पाल्सी के प्रबंधन का पहला चरण होती है मांसपेशीय प्रशिक्षण और व्यायाम बच्चे की शक्ति, लचीलापन, संतुलन, शारीरिक मुद्रा, मोटर विकास और गतिशीलता में सहायता करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपकी फिजिकल थेरेपी, किसमें, मैनेजमेंट में, किसके, CP की, सेरेब्रल पाल्सी की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब कि हमारा एज ए स्पेशल एजुकेटर मुख्य लक्ष्य क्या है कि बच्चा अपने जीवन प्रबंधन में जो है किसी पर निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को घर, स्कूल और समुदाय में दैनिक गतिविधियों और दिनचर्या में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं, जैसे लिखना, छोटी वस्तुओं को उठाना, जार व डिब्बे खोलना, कैंची का उपयोग आदि, ठीक है। और आपका ऑर्थोटिक्स और स्पीच थेरेपी, ये याद रखिएगा आप, स्पीच थेरेपी भी इसके प्रबंधन में आता है। और ये सब आपके मेडिकल टर्म्स हैं। दवाइयाँ, दौरे, अनैच्छिक गतिविधियाँ, स्पेशलिटी सर्जरी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी में सामान्यतः उपयोग की जाती है। तो ये जो जो क्लिनिकल पार्ट है आप इसको छोड़ सकते हैं। मसल और टेंडन लाइटनिंग, यानी कि ये टेंडन, हालांकि लिखने के लिए अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इसके हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाए, या जो भी आपका कंपटीटर है वो जितना लिख रहा है उससे आप ज़्यादा लिख पाएँ। तो ये आपका हो गया आज CP का पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने से कुछ मामलों में स्थिरता पाई जाती है, और ये सब आपके मैनेजमेंट में आ रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत मतलब कठिन होता है क्योंकि लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है ये याद रखिए आप। वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे कब मनाया जाता है आपका, 6 अक्टूबर, ठीक है, 2012। और फेमस पर्सनैलिटी कौन है इसमें, सबसे फेमस पर्सनैलिटी आप दिव्या अरोड़ा को देखेंगे, जो आपकी इंडिया फर्स्ट व्हील चेयर यूजर एक्टर विद CP, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त भारत की पहली व्हीलचेयर उपयोग करने वाली अभिनेत्री हैं, तारा, ठीक है। तो इन्होंने, दिव्या अरोड़ा ने ये रोल किया था। डॉक्टर मिथु अलूर स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक है, भारत में CP और इंक्लूसिव एजुकेशन की पायनियर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो MCQs में आप बता दीजिएगा सेरेब्रल पाल्सी किस प्रकार की मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज के कारण, या टेम्परेरी ब्रेन डैमेज के कारण, या परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज के कारण, ठीक है। पहली लाइन ही मैंने ये बताई थी। कुल सेरेब्रल पाल्सी में मामलों में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रकार कौन सा है, ये भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसको भी आप देखिएगा। और ऑप्शन है इसके एथोटाइड, अटैक्सिक और मिक्स्ड, और या स्पास्टिक, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका, अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में प्रमुख रूप से कौन सी समस्या पाई जाती है, इंक्रीज्ड मसल टोन, या इनवॉलंटरी विदन मूवमेंट्स, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, या कंप्लीट पैरालिसिस। और वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे कब मनाया जाता है, ये आप क्वेश्चन है, इनके आंसर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंटिन्यू क्लास चाहते हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ठीक है। चाहे अभी देख रहे हो क्लास को, या फिर आपको जब देखने का मन हो, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द बच्चे जब भी तैयारी करते हैं, जब डेट्स आ जाती हैं, तो जब भी आप देख रहे हो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, ये थी आज की क्लास आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।